पुराने ज़माने में जब शादी होती थी, कुछ मेहमान आपके आए, कुछ मेहमान हमारे आए, दोनों आपस में मिले, बातचीत हुई, शादी हुई और उसके बाद जब जाने का टाइम हुआ उससे पहले दाल चावल खिलाया गया या फिर रोटी सब्ज़ी खिलाई गई और उनको वापस भेज दिया गया। कितनी आसान होती थी ज़िंदगी, आराम से शादी हो जाती थी। बट आज के टाइम में अगर मेहमान आते हैं, नाश्ता कराओ, पानी पिलाओ, उसके बाद खाना खिलाओ, इन सब चीज़ों में जिसके घर में शादी है वो यही सब देखता रह जाता है और अपने मेहमानों से मिल तक नहीं पाता है, जिसका एक सॉल्यूशन निकलता है जिसे बोला जाता है बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। और आज के समय में मोस्टली लोग इसका यूज़ करते हैं अपने घर के फंक्शंस को करने के लिए, शादियों को करने के लिए। किसी भी टाइप का फंक्शन होता है, मैरिज हॉल या फिर बैंक्वेट हॉल अगर आपके आसपास है तो उसे बुक किया जाता है और उसमें शादी की जाती है। यहाँ दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले कि जिसके घर में शादी है उसको सबसे बड़ी चीज़ कि अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने पैसे दे दिया, सारा काम ठेके पर हो रहा है, ऑलरेडी सारा काम उनको बता दिया कितने मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो लोग खुद मैनेज। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो रिश्तेदारों से मिलने का समय मिल जाता है और अच्छे तरीके से शादी को मैनेज कर पाते हैं जिसके भी घर में शादी है वो लोग। और इसे अगर हम एक बिज़नेस के तौर पर देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बिज़नेस होगा एक मैरिज हॉल बिज़नेस, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में पब्लिक को। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आप किस तरीके से एक मैरिज हॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, इसके लिए कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं, कहाँ पर आप इसे शुरू करेंगे, कितनी ज़मीन लगने वाली है और आप इससे कितना तक कमा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम टोटल 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मैरिज हॉल बिजनेस के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल की बिज़नेस के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर आप बैंक्वेट हॉल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा कर रहे हैं, वैसे नहीं। एक नॉर्मल सा बैंक्वेट हॉल मैं बोलूँगा जो आप अपने आसपास एरिया में शुरू कर सकते हैं, जिससे आप छोटी मोटी जितनी पार्टीज़ होती हैं, शादियाँ होती हैं, जो आपके एरिया के जितने भी पार्टीज़ या शादियाँ होंगी उन सबको अटेंड कर पाएंगे आप ईजिली। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर जगह कितना चाहिए। देखिए, अगर एक नॉर्मल सा आप बैंक्वेट हॉल स्टार्ट करना चाहते हैं जो एक अच्छे तरीके से पार्टीज़ को संभाल सके, आपके एरिया में जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उन सभी चीज़ों को संभाल सके, तो कम से कम 5 से 7 बीघे में आपका ये मैरिज हॉल होना चाहिए। अगर हम स्क्वायर फीट्स की बात करें तो 15 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट में नॉर्मली आप एक छोटा बैंक्वेट हॉल स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हॉल को बनवाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो हॉल बनवाएंगे उसके साथ में एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे रूम्स होने चाहिए जिनमें शौचालय हो और वो एक लग्जरी टाइप रूम हो, ताकि अगर कोई शादी के लिए बुक करता है तो वहाँ पर जो दुल्हन होगी या फिर दूल्हे पक्ष के लोग होंगे वो लोग उन रूम्स में रह सकें, या फिर उस रूम में अगर किसी को कपड़े चेंज करने हैं या शौचालय जाना या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर वो सॉल्व कर सकें अपने। इसलिए 5 से 6 एटलीस्ट रूम्स चाहिए। इसके अलावा अगर मैरिज का सीज़न निकल भी जाता है फिर भी कई सारे सेमिनार्स के लिए भी लोगों को अटेंड करना पड़ता है आपके हॉल में, आपके हॉल की बुकिंग होती रहती है, जिस वजह से उनको रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्राइवेट काम के लिए। तो रूम कंपलसरी है अगर आप एक मैरिज हॉल स्टार्ट करते हैं और रूम भी लग्जरी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्या हमें यहाँ पर किसी भी टाइप के मशीन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर हम एक मैरिज हॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो हॉल होगा वहाँ पर सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस हॉल में जितना भी एरिया हो, पूरे एरिया भर में इतने पंखे लगे हों कि पूरे एरिया को हवा दे सके अच्छे तरीके से। प्लस यहाँ पर आपके पास एसी लगी होनी चाहिए उस पूरे हॉल के अंदर। आपका हॉल जो है वो पूरी तरीके से एयर कंडीशनर होना चाहिए। किसी भी टाइप के सीज़न में आप किसी भी टाइप का माहौल रख सकें उसके अंदर। इसी के साथ में एसी के साथ साथ आपको हीटर्स भी लगवाने होंगे उस हॉल के अंदर, ताकि अगर सर्दियों का सीज़न है तो वहाँ पर गर्मी बनाई जा सके। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर अगर आप एक बैंक्वेट हॉल स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि आपके पास कैटरिंग की सर्विस होनी चाहिए, प्लस टेंट हाउस की सर्विस
सर्विस होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके एरिया में जितने भी कैटरिंग वाले हैं जो शादी के लिए पार्टियाँ बुक करते हैं पूरी, तो उन सब से भी आप कांटेक्ट करके रख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई शादी के लिए बंदा आएगा तो खाना पीना जो है वो आपको करना होगा, या फिर आप 2-3 लोगों से एक साथ बात करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा बुक है तो दूसरे बंदे से बात हो सकती है। इस तरीके से आप उनमें कई सारे लोगों से अगर बात करके रखेंगे, अपना संपर्क बना के रखेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी के साथ में उन लोगों से आपको ये भी बात कर लेना है कि मैं अगर आपको कोई पार्टी दे रहा हूँ तो उसमें आप जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका एक फिक्स परसेंटेज मुझे भी चाहिए, इससे आपका भी प्रॉफिट होगा, उनका भी प्रॉफिट होगा। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डीजे वाले से भी कांटेक्ट कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेंट हाउस वालों से भी आपको बात कर लेना है, एक नहीं मल्टीपल टेंट हाउस वालों से बात करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब शादियों का सीज़न आता है तो मोस्टली सारे एक साथ बुक होने लगते हैं। तो एक अगर बिज़ी है तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं, दूसरा भी अगर बुक है तो आप तीसरे के पास जा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे, इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, एक बंदे के सहारे आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास एटलीस्ट खुद के 8 से 10 बंदे होने चाहिए जो कि उस बैंक्वेट हॉल को पूरी तरीके से संभाल सके, क्योंकि ये आप अकेले नहीं कर सकते हो। आप उन बंदों को डेली पैसे मत दीजिए या फिर सैलरी मत दीजिए, आप उनको इस तौर पर भी रख सकते हैं कि जब मेरे पास बुकिंग होगी तो मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता दूंगा और उस डेट को आप सब लोग मेरे पास चाहिए, और उसमें आपको एक बड़ा अमाउंट उन लोगों को देना होगा। जैसे मान के रख लो 1-1 हज़ार रुपये भी अगर आप किसी नॉर्मल सी सिटी में दे रहे हो तो वो लोग आसानी से आ जाएंगे पार्टी के टाइम में, वो मैनेज करके रखेंगे पूरे हॉल को। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या किसी भी टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, यहाँ लाइसेंस तो मैं बोलूँगा किसी भी टाइप की आपकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ने वाली, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपके पास GST ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बैंक्वेट हॉल एक बड़ा बिजनेस है, इसमें आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास GST रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? देखिए, इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके एरिया पर, आपके लोकेशन पर। जैसे मान के रख लीजिए, अगर आप लखनऊ सिटी के अंदर किसी एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो भाई ज़मीन ही आपकी 3 से 4 करोड़ रुपए की हो जाएगी। वहीं अगर आप सीतापुर के मान के रख लीजिए एक छोटे से एरिया में, किसी लोकल एरिया में से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही ज़मीन, उतनी ही ज़मीन आपको 20 से 25 लाख रुपए में भी मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हैं। अगर आप लखनऊ के ही किसी देहात के एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 30 से 40 लाख रुपए में उतनी ही ज़मीन मिल जाएगी। पूरी तरीके से निर्भर करता है कि ये ज़मीन आपके पास मौजूद है क्या ऑलरेडी। अगर ये ज़मीन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है फिर तो आपका खर्च ज़्यादा नहीं आने वाला है। बट अगर हम बात कर लें ज़मीन आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो ज़मीन खरीद कर अगर आप बनाते हैं तो 3 से 4 करोड़ रुपए मान के रख लीजिए। और डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक्वेट हॉल है वो कितना बड़ा है। अगर आप छोटा बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपका कम लगने वाला है, अगर आप बड़ा बनाते हैं तो उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला है। ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 करोड़ रुपए में एक बैंक्वेट हॉल अच्छा सा बना सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये ऑप्शन भी आता है कि आप कोई बैंक्वेट हॉल अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसे लीज़ पर ले लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, और उसको लीज़ पर लेकर आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें अर्निंग कितनी होगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी बुकिंग पर। नॉर्मली एक बुकिंग के 1 से 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। तो यहाँ मान के रख लेते हैं कि शादियों का जितना 4-5 महीने का सीज़न होता है, उस पूरे सीज़न भर में आपको 50 बुकिंग भी मिल गई है। तो उस 50 बुकिंग के अगर हम 1,20,000 या 30,000 या 1.5 लाख के हिसाब से भी बात कर ले तो आपका जो 60-70 लाख रुपए आसानी से बनता है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि आपने 20-25 लाख रुपए उसका मेंटेनेंस निकाल दिया, जितने भी लोग आप रखते हैं काम करने के लिए वर्कर, उनका निकाल दिया, फिर भी यहाँ पर आपके 50 लाख रुपए एक सीज़न में बच सकते हैं। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर, बट उसी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा आता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।